नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने रिलीज के वक्त और आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। 2008 की अ वेडनेसडे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस फिल्म पर लिखे गए कई विश्लेषण और सारांश हैं और आज हम इन्हीं के जरिए इस कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक थ्रिलर की कहानी नहीं है। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे ये फिल्म समाज के एक खास तरह के गुस्से और सिस्टम की चुनौतियों पर एक तीखी टिप्पणी करती है। सही। हमारा मकसद है इन विश्लेषणों से उन मुख्य बातों को निकालना जो शायद पहली नजर में पकड़ में ना आए। हाँ, तो मिशन है इस फिल्म के पीछे के विचारों को, किरदारों की गहराइयों को और उन सवालों को समझना जो ये आज भी उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के उस एक दिन से जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो मुंबई पुलिस के जहन में हमेशा जिंदा रहा। कहानी हमें मिलाती है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर प्रकाश राठौर से, अनुपम खेर ने जिनका किरदार निभाया है। वो अपने रिटायरमेंट के बाद उसे एक खास बुधवार को याद कर रहे हैं। और वो शुरुआत में ही कहते हैं, कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। ये लाइन, जैसा विश्लेषण बताते हैं, सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि पूरी फिल्म का सार है। एक ऐसी घटना जिसे सिस्टम शायद स्वीकार नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। राठौड़ का किरदार वो एक अनुभवी ईमानदार अफसर हैं, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम की हदों से बंधे हुए। उनके चेहरे की खामोशी उस दिन के बोझ को दिखाती है। सही कहा। और ठीक इसी वक्त शहर के दूसरे कोने में हम एक और किरदार को देखते हैं, नसीरुद्दीन शाह। बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला आदमी। हाँ, आम आदमी। वो शहर में घूम रहा है, कुछ अजीब सी खरीदारी कर रहा है। कोई पुराना लैपटॉप, कई सिम कार्ड, कुछ तारें, हार्डवेयर का सामान। और दिलचस्प बात यह है कि जैसा एक विश्लेषण इशारा करता है, उसका हर कदम इतना नपातुला और शांत है मानो वो रोजमर्रा का काम कर रहा हो। हाँ, लेकिन तैयारी किसी बड़ी अनदेखी चीज की है। और सारे पेमेंट कैश में, कोई डिजिटल निशान नहीं छोड़ता वो, ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। बिल्कुल। उसका ये साधारण दिखना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो आम आदमी के उस खाके में एकदम फिट बैठता है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उसका ये गुमनाम रहना जानबूझकर चुना गया है। फिर वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है और अपना सेटअप लगाता है। लैपटॉप, टाइमर, फोन, तारें, सब कुछ बहुत व्यवस्थित। ये किसी शौकिया का काम नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और वहीं छत से मुंबई को देखते हुए वो एक लाइन बुदबुदाता है जो हमारे एक स्रोत के सारांश में खास तौर पर मेंशन की गई है। आज देखते हैं सिस्टम कितना मजबूत है। हाँ, ये एक सीधी चुनौती है। ये महज एक डायलॉग नहीं, एक चुनौती है पूरे तंत्र को। यहां से कहानी का असली तनाव शुरू होता है। अच्छा, अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस हेडक्वार्टर। कमिश्नर राठौड़ अपनी रूटीन ब्रीफिंग में है। उनके साथ हैं उनके दो प्रमुख अफसर, आरिफ खान, जिमी शेरगिल का किरदार, जो एक तेज तर्रार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर है। हाँ, गुस्सैल थोड़ा। हाँ, और जयसिंह आमिर बशीर, जो ज्यादा शांत और मेथोडिकल है। माहौल सामान्य है, तभी कंट्रोल रूम में एक गुमनाम कॉल आती है। और फोन पर एक ऐसी आवाज है जो एकदम सपाट, भावनाहीन। वो कहता है, मैं एक आम आदमी हूं, मैंने शहर में 5 बम लगाए हैं। शुरुआत में तो इसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, जैसा कि अक्सर ऐसी कॉल्स के साथ होता है। हाँ, रोज आती होंगी ऐसी कॉलें। लेकिन ये आम कॉलर नहीं है। वो सिर्फ दावा नहीं करता, सबूत देता है। वो कुछ जगहों पर बम लगाने की बात कहता है। पुलिस हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने वाले टॉयलेट में, एक व्यस्त मार्केट में, एक लोकल ट्रेन में। और फिर वो वीडियो भेजता है। हाँ, असली मोड़ वहीं है। वो एक वीडियो भेजता है जिसमें ये बम दिखते हैं, छोटे साधारण डिब्बे। यही वो मोड़ है जब राठौड़ को एहसास होता है कि भाई ये मजाक नहीं है। जैसा एक विश्लेषण कहता है, वीडियो क्लिप का इस्तेमाल डर को तुरंत हकीकत में बदलने का एक बहुत स्मार्ट तरीका था। एकदम विजुअल प्रूफ। हाँ, सिर्फ धमकी नहीं, फौरन एक्शन लिया जाता है। इमरजेंसी लॉकडाउन, मुख्यमंत्री को सूचना, शहर पर एक अनदेखा खतरा मंडराने लगता है। और फिर वो कॉलर अपनी मांग रखता है 4 जाने माने आतंकवादियों की रिहाई। और ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें पकड़ने में पुलिस ने बहुत मेहनत की थी, जिन पर गंभीर आरोप थे। बिल्कुल। और समय सिर्फ 4 घंटे। यहाँ राठौड़ एक क्लासिक नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं जिसका जिक्र लगभग सभी विश्लेषणों में है।
एक तरफ उनका कर्तव्य और न्याय का सिद्धांत है जो कहता है भाई आतंकवादियों के आगे नहीं झुकना चाहिए। सही। दूसरी तरफ अगर बम असली हैं तो सैकड़ों निर्दोष जानें दांव पर हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय का दबाव है कि बातचीत जारी रखो, सहयोग करो, लेकिन किसी तरह समय निकालो। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई भी फैसला गलत लग सकता है। हाँ, नो विन सिचुएशन। और इसी भारी दबाव में राठौड़ अपने सबसे काबिल मगर गर्म मिजाज अफसर आरिफ खान को बुलाते हैं। उसे उन 4 आतंकवादियों को जेल से निकालकर मुंबई लाने का जिम्मा सौंपा जाता है। आरिफ के लिए ये आदेश मानना बिल्कुल आसान नहीं। जैसा स्रोत बताते हैं, वो इसे एक बुज़दिल का ब्लैकमेल समझता है। उसके और आतंकवादियों के बीच गाड़ी में जो तनाव होता है, जब एक आतंकवादी उसे ताना मारता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो सीन आरिफ के गुस्से और बेबसी को दिखाता है। लेकिन वो आदेश मानता है। उसे मानना ही पड़ता है। इस बीच पर्दे के पीछे एक और लड़ाई चल रही है। पुलिस की टेक टीम उस कॉलर को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, लेकिन वो आदमी, जैसा कि विश्लेषण बताते हैं, तकनीक का कोई बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी न होते हुए भी सामान्य तकनीक का इस्तेमाल बहुत चालाकी से कर रहा है। कैसे? मल्टीपल सिम कार्ड, सिग्नल बूस्टर, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। एक बार पुलिस को लगता है कि उन्होंने उसे एक साइबर कैफे तक ट्रैक कर लिया है, पर जब तक वो पहुंचते वो जा चुका होता है और सारा डेटा डिलीटेड। मतलब वो पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है और वो लगातार राठौड़ को फोन पर उलझाए रखता है। उसकी बातें सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वो सिस्टम की खामियों पर बात करता है कि कैसे आम आदमी नजरअंदाज होता है, कैसे आतंकवादियों को सालों तक जेल में पाला जाता है, न्याय मिलने में कितनी देर होती है। एक स्रोत के अनुसार उसका ये शांत, तार्किक रवैया राठौड़ को सबसे ज्यादा परेशान करता है। हाँ, क्योंकि ये किसी टिपिकल क्रिमिनल जैसा नहीं है। हाँ, ये किसी भाड़े के गुंडे या मजहबी कट्टरपंथी की तरह बात नहीं कर रहा। ये कोई पढ़ा लिखा, सिस्टम से बुरी तरह नाराज व्यक्ति लगता है। बिल्कुल। और कहानी में एक और एंगल तब जुड़ता है जो मीडिया को इसकी भनक लग जाती है। नैना रॉय, दीपाल शॉ का किरदार, एक महत्वाकांक्षी टीवी रिपोर्टर। हाँ, वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में चल रही गहमा गहमी को भांप लेती है और वो इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाती है। मुंबई में बम की धमकी, शहर हाई अलर्ट पर। और इससे पैनिक और बढ़ता है। हाँ, राठौड़ मीडिया को कवरेज रोकने को कहते हैं, लेकिन तब तक तो बात फैल चुकी होती है। कुछ विश्लेषण इस हिस्से को दिखाते हैं कि कैसे ऐसी स्थिति में मीडिया का रोल एक 2-धारी तलवार बन जाता है। सूचना देना जरूरी है, पर सनसनी फैलाने से हालात बिगड़ भी सकते हैं। हाँ, ये स्थिति को और जटिल बना देता है। अब वक्त तेजी से निकल रहा है, पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आखिरकार ऊपर से फैसला आता है आतंकवादियों को कॉलर की बताई जगह पर ले जाया जाए। जगह है शहर के बाहर एक सुनसान एयर स्ट्रिप। हाँ, आतंकवादियों को एक वैन में बिठाया जाता है। आरिफ खान अपने गुस्से को काबू में रखते हुए इस काफिले को लीड करता है। अनिश्चितता एकदम चरम पर है। कॉलर फोन पर लाइव निर्देश दे रहा है, एक एक मोड़, एक एक रास्ता। वो आरिफ को वैन को एयर स्ट्रिप के बीचों बीच पार्क करने और टीम के साथ पीछे हटने का आदेश देता है। आरिफ ऐसा ही करता है और जैसे ही पुलिस की टीम कुछ कदम पीछे हटती है, एक जोरदार धमाका। वैन के परखच्चे उड़ जाते हैं। चारों आतंकवादी अंदर ही मारे जाते हैं। हेडक्वार्टर में बैठे राठौर और उनकी टीम सन्न रह जाते हैं। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल नहीं। सबको लगा था वो उन्हें छुड़वाएगा। हाँ, छुड़वाया नहीं, मरवा दिया। राठौड़ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फोन पर चीखते हैं, तुम टेररिस्ट हो, तुमने ये सब प्लान किया। लेकिन दूसरी तरफ से वही शांत स्थिर आवाज आती है। और वो शायद फिल्म का सबसे यादगार संवाद है। मैं टेररिस्ट नहीं हूं कमिश्नर, मैं एक आम आदमी हूं जिसे गुस्सा आया है। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। और यहीं पर वो पूरी पहेली खोलता है। वो बताता है कि शहर में लगाए गए सारे बम नकली थे। प्लास्टिक के डब्बे, कुछ तारें, टाइमर बस। अच्छा, मतलब सिर्फ डराने के लिए? हाँ, उसका इरादा कभी किसी निर्दोष को मारने का था ही नहीं। उसका निशाना सिर्फ वो 4 आतंकवादी थे जिन्होंने कई निर्दोषों की जान ली थी। वो बताता है कि कैसे सिस्टम उन्हें सजा देने में नाकाम रहा था, कैसे उन्हें सालों तक पाला जा रहा था। एक विश्लेषण इस मोड़ को विजिलेंट जस्टिस के नजरिए से देखता है। हाँ, मतलब कानून अपने हाथ में लेना। हाँ, जब एक नागरिक सिस्टम की नाकामी से तंग आकर खुद न्याय करने निकलता है। वो कहता है, जैसा एक स्रोत उद्धृत करता है, मैं बस चाहता हूं कि तुम लोग भी वही डर महसूस करो जो आम आदमी रोज करता है।
मतलब उसने डर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। बिल्कुल। उसने सिस्टम की मशीनरी, पुलिस, मीडिया, राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल उन्हीं लोगों को खत्म करने के लिए किया जिन्हें सिस्टम सजा नहीं दे पा रहा था। ये एक बहुत ही सोचा समझा ठंडा प्लान था। राठौड़ फोन पर खामोश है। विश्लेषण बताते हैं कि इस खामोशी में गुस्सा कम और एक अजीब सी समझ ज्यादा है। शायद पहली बार उन्हें उस आदमी के क्यों से एक तरह की सहानुभूति होती है। हाँ, भले ही उसके कैसे से वो सहमत न हो, उन्हें एहसास होता है कि ये आतंकवाद नहीं बल्कि सिस्टम के फेल होने पर एक आम नागरिक का चरम रिएक्शन था। कुछ स्रोत यहां तक कहते हैं कि राठौड़ बाद में छत पर उस आदमी से अकेले मिलते हैं, जबकि कुछ बस एक अनकही समझ की ओर इशारा करते हैं। ये थोड़ा अस्पष्ट रखा गया है फिल्म में। हाँ, वो मुलाकात हुई या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन अंत में राठौड़ एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो तय करते हैं कि इस घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई केस नहीं। वो दिन पुलिस फाइलों में कभी दर्ज नहीं किया जाएगा। वो उस आम आदमी को जाने देते हैं। और वो आदमी? वो अपना सारा सामान समेटता है, लैपटॉप से डेटा मिटाता है और चुपचाप उस बिल्डिंग से उतरकर नीचे सड़क की भीड़ में गुम हो जाता है। हजारों चेहरों में से एक आम आदमी। जैसे आया था वैसे ही चला गया। हाँ, जैसा कि एक विश्लेषण कहता है, उसका भीड़ में खो जाना इस बात का प्रतीक है कि ऐसा गुस्सा और ऐसी हताशा किसी भी आम चेहरे के पीछे छिपी हो सकती है। उसका मिशन पूरा हो गया था, बिना अपनी पहचान जाहिर किए। तो ये फिल्म हमें कई बड़े सवालों के साथ छोड़ जाती है, जिन पर हमारे श्रोत भी काफी चर्चा करते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, न्याय बनाम कानून। जब स्थापित कानून या व्यवस्था न्याय देने में देरी करे या नाकाम हो, तो क्या इस तरह के कदम सही ठहराए जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है डर की ताकत। उस आदमी ने शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय आखिर में उन आतंकवादियों के खिलाफ। उसने डर और मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को अपनी शर्तों पर नचाया। सही। ये दिखाता है कि डर अपने आप में कितना शक्तिशाली हथियार हो सकता है। बिल्कुल। और फिर नैतिकता का सवाल उठता है। क्या अंत साधन को सही ठहरा सकता है? डज द एंड जस्टिफाई द मीन्स? उसने जो किया, क्या वो नैतिक रूप से सही था? फिल्म, जैसा कि विश्लेषण भी मानते हैं, इसका सीधा जवाब नहीं देती। ये फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है। हाँ, यही इसकी खूबी भी है और पहचान का मुद्दा भी अहम है। ये आम आदमी कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों भारतीयों का प्रतीक है जो रोजमर्रा की जिंदगी में सिस्टम की सुस्ती, भ्रष्टाचार और असंवेदनशीलता से हताश होते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि जब सब्र का बांध टूटता है तो एक साधारण इंसान भी कुछ असाधारण या कहिए विवादास्पद कर गुजर सकता है। फिल्म का अंत राठौड़ की आवाज में होता है, जो कहते हैं, वो आदमी आज भी कहीं होगा, शायद आपके बीच में। ये एक बेचैन करने वाला विचार है, जो दिखाता है कि ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि समाज की एक दुखती रग पर उंगली रखती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ सिस्टम को ही सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करके एक तरह का न्याय हासिल किया गया जो शायद पारंपरिक तरीकों से मुमकिन नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल। ये एक असहज सवाल खड़ा करता है। क्या किसी एक्शन का सही या गलत होना सिर्फ उसके नतीजे पर निर्भर करता है, खासकर तब जब आम आदमी को लगे कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और उसके पास कोई चारा नहीं बचा है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। सोचने वाली बात है।